हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं व्रत कुमार और आप सभी का हमेशा की तरह मी एंड माई यूट्यूब क्लास में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आप ध्यान रखेंगे बीए थर्ड ईयर वालों के लिए है और पेपर फर्स्ट है, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे साम्यवादी चीन की विदेश नीति। इसके दो पार्ट बनेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो इसके दो पार्ट बनेंगे। पहला जो पार्ट है वो आज हमें है ये समझना है कि चीन जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर इसका क्या रोल है और चीन की विदेश नीति का उदय कैसे हुआ, या हम इसके बाद कहने का मतलब यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट ये क्लियर करेंगे और फिर समझेंगे कि चीन की विदेश नीति का उद्देश्य क्या है, आखिर में चीन की विदेश नीति क्या मकसद है इसका, तो वो हमें आज का इस वीडियो में समझना है। तो फिलहाल मैं आपको बताऊँ तो चीन जो वर्तमान जो एक ताकत के रूप में वो पहले नहीं था। पहले अगर हम कहें तो चीन को एशिया का रोगी कहा जाता था, सिक मैन ऑफ एशिया, क्योंकि इसको काफ़ी लूटा है। काफ़ी लूटा का मतलब अगर ध्यान रखिएगा कि इसको ब्रिटेन, अमेरिका और ये जो विकसित देश है इन्होंने काफ़ी इनको एकदम ऐसे कहते हैं ना कि भारत की तरह करके छोड़ा था, लेकिन इसने अपनी व्यवस्थाओं में पुनरुद्धार किया और आज इसकी जो हकीकत है वह काफ़ी अलग है, क्योंकि इसने अपने आप की अर्थव्यवस्था में सुधार किया और आज चीन है वह विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि इसको पहले इसकी जो स्थिति की वजह से इसको एशिया का सिकमैन और पूर्व का तरबूज भी कहा जाता था, लेकिन इसने अपनी अर्थव्यवस्था में और अपने साम्यवादी विचारों के इस विचारधारा को बढ़ाते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारते हुए विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यही हम देख रहे हैं कि राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन कैसे इतना प्रभावशाली हो गया। तो इसका पॉइंट चीन की तीसरी महाशक्ति के रूप में उभरना। जैसे आप देखते हैं वर्तमान में हम जैसे महाशक्ति की बात करें तो अमेरिका है, अमेरिका के पास एक सोवियत संघ आता है, तो इस तरह से तीसरे नंबर के अगर पावर की बात करें तो वो चाइना है। इसने अपने पावर, अपनी अर्थव्यवस्था, अपने सुधार में काफ़ी जोरदार कमबैक किया है और इसके इधर का अगर हम ध्यान दें तो ये पहले सेकंड कैटेगरी का माना जाता था, लेकिन आज ये विश्व राजनीति में एक कहें ना कि तीसरी दुनिया के तौर पे जाना जाता है, यानी एक शक्तिशाली देश के तौर पे जाना जाता है। दूसरा, अमेरिकी नीति की असफलता। बिल्कुल अमेरिका विश्व का शक्तिशाली देश था, तो उसने विभिन्न देशों के ऊपर अपनी नज़र लगाए रखी थी कि कौन सा देश है जो मेरे सामने आ सकता है, कौन सा देश है जिसको मतलब कमज़ोर या झुका के रखना है ताकि वो मेरे सामने खड़ा ना हो जाए। तो उसी का एक रीज़न था कि जो चीन है वो ताकतवर देश बन रहा था, तो अमेरिका है वह चीन में अपने पसंद की सरकार को रखना चाहता था। जैसे मैं बात करूं तो साम्यवादी चीन की सफलता सुदूर पूर्व में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कूटनीति की विफलता, यानी जहां पर अमेरिका फेल हो गया ना वहीं पर चीन है वो मजबूत हो गया, जिसका था कि वाशिंगटन में चांग काई शेक जो वहाँ का प्रमुख था उसको बनाए रखने के लिए अमेरिका ने पानी की तरफ पैसा बहाया कि अगर ये मेरा बंदा अगर यहाँ पे चीन में होगा तो मेरी ताकत, मेरी हुकूमत बनी रहेगी। लेकिन इसके जितने भी फायदे, जैसे 14 करोड़ 15 लाख डॉलर की सहायता जब दी गई और एक समय पर 1948 में भी चीन में 12.5 करोड़ डॉलर की सहायता दी गई, सभी निष्फल हुई। इसके जो भी प्रयास थे निष्फल हुए, क्योंकि चीन की साम्यवादी जो बागडोर है वो विकास की ओर उन्मुख थी। तो इस तरह से जहाँ पर अमेरिका अपनी प्रभाव की नीति को धाक बनाने में चीन पर असफल होता है, तो वहीं पर चीन है वो अपनी व्यवस्था में, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में सुधार करके एक नवीन राजनीतिक दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में अपनी भूमिका निभाती है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ के लिए ये वरदान है अभिशाप। क्यों? क्योंकि देखिए सोवियत संघ में भी कौन सी विचारधारा है, विचारधारावाद है, ये साम्यवादी। सोवियत संघ भी साम्यवादी विचारधारा वाला देश है और चाइना भी यही है। तो साम्यवादी विचारधारा है वो रूस में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली प्रभावित थी और यहाँ पे तो नई फली फूली थी और बाद में प्रभावशाली बनी है। तो अब बात ये आती है कि सोवियत संघ के लिए ये चाइना है वो वरदान के रूप में है या अभिशाप के रूप में है, क्योंकि जब शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध के बाद विश्व राजनीति में चाइना है वो एक शक्तिशाली मुकाम के रूप में उभरा है।
उसने वो एक एशिया का बीमारू राज्य से हटके एक विकसित राज्य की और अपने कार्य को एक अपनी प्रकृति को बढ़ाया है। तो अब ये ध्यान रखिए, सोवियत संघ का जो मतलब साम्यवादी विचारधारा का जो मेन ढांचा जो गढ़ था वह सोवियत संघ था, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति तक धीरे धीरे ये इसकी विचारधारा भले ही दूसरे क्षेत्र में जाती, लेकिन ये कमज़ोर हो जाता है। कौन? रूस। साम्यवादी शुरू ये संघ है, साम्यवादी संघ रूस, और ये जो प्रभावित ये अपने आप में धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। लेकिन साम्यवादी विचारधारा चीन में काफ़ी विस्तार और व्यापक रूप में फली फूलती है, और अब ये माना जाता है कि इस साम्यवादी विचारधारा का जो गढ़ नेतृत्व है वो रूस करेगा या चाइना करेगा। यहाँ पे नेतृत्व के रूप में बात आती है चाइना की। तब इस तरह से भले ही साम्यवादी ने अपनी विचारधारा बढ़ाने के लिए रूस में इस विचारधारा को काफ़ी प्रभाव किया, लेकिन आज संकट की खड़ी हो गई है, क्योंकि खुद सोवियत संघ में ही अपने आप में एक विलुप्त प्राय चीज़ हो रही है, जबकि चाइना एक साम्यवादी देश के रूप में, शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। तो ये रूस के लिए साम्यवादी विचारधारा है, यानी जो चीन है वो एक वरदान की तरह न रहकर शायद अभिशाप की तरह जरूर रहा है। नवीन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का उत्पन्न। देखिए, जब भी कोई नया चीज़ होती है, नई अचीवमेंट होती है, तो उसके साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं। अगर आप सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर आदमी बनते हैं तो आपके साथ हजारों समस्याएं भी खड़ी होती है। जो जब भी शक्ति या पैसा आपके साथ होता है तो कुछ जिम्मेदारी और ज़रूरतें भी आपके बढ़ेगी। तो वो चीज़ें हुई, और इस तरह से इस नवीन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस चीन ने कुछ समस्याओं को खड़ा कर दिया। कौन सी समस्या? तो देखें, पहली, जब चीन मजबूत बन तो गया, लेकिन यह उस समय विकासशील देश था, एक सेकंड कैटेगरी का था, तो उसे यूएनओ में सदस्यता नहीं देना। अमेरिका कहता था कि अगर चाइना शक्तिशाली हो गया तो वो हमें ललकार देगा, हमें उंगली दिखाएगा। तो अमेरिका नहीं चाहता था ब्रिटेन की रूस अपने चाइना है, चीन है, वह एक सोवियत संघ का यानी साम्यवादी विचारधारा का ये प्रभावशील जो देश है वह यूएनओ का सदस्य नहीं बनना चाहिए, या इसे एज ए साम्यवादी देश के तौर पे मान्यता न देना। तो इसके लिए जब ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्तिशाली हो रहा था तो उसके सामने भी ये समस्या आ गई कि इसको साम्यवादी देश की मान्यता दे, यूएनओ में इसको मेंबरशिप मिले या ना मिले। लेकिन धीरे धीरे इसके कार्य बदौलत और उसकी अर्थव्यवस्था के बलबूते इसने विश्व में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया, और इसे एक साम्यवादी देश की मान्यता के साथ यूएनओ में स्थायी सदस्यता भी मिल गई। फिर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की राजनीति पर प्रभाव। जब हम बात करें कि ये जो दक्षिणी पूर्वी ये जो एशिया है, ठीक है ना, दक्षिणी पूर्वी एशिया की जैसे बात करें तो इसमें ये बाकी विभिन्न देशों से शक्तिशाली देश है। देखो, एक तो इसका रीजन आपको पता होगा, अमेरिका वर्ल्ड की फर्स्ट पॉपुलेशन वाला देश है, ठीक है। इसके साथ ही सेकंड नंबर पे उसके पास क्षेत्रफल है, और इसने अपनी अर्थव्यवस्था का जो लेवल बढ़ाया है, इस तरह से ये विभिन्न शक्तिशाली जैसे अमेरिका जैसे देश को ताकत देने की चुनौती रखता है। तो इस तरह से इसका प्रभाव एशिया पर भी ज़्यादा पड़ेगा, और ये चाहता है कि एशिया में मैं ही सर्वोच्चरवा रहूँ। तो इसलिए विश्व राजनीति में अपनी प्रभाव को जमाए रखना चाहता है, और भारत या ऐसे किसी भी देश है उसको किसी न किसी तरह से घेरे रखना चाहता है। ये इसके शक्तिशाली होने की वजह से ये है, क्योंकि आपको पता होगा चीन एक महाशक्ति बन गया है, और इस रूप में उसे मान्यता भी दिए जाने पर जोर मचा है। और वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया में चीन और अमेरिका एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी बन गए हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब संकट है कि राजनीति किसके नेतृत्व में चलेगी। क्या अमेरिका इसको लीडरशिप करेगा या चाइना? तो ये, और साथ ही साथ इसका ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो इसका जो काबिल तारीफ काम है, इसने सभी को चौंका दिया है। फिर आती है चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिकल देश है, मतलब अर्थव्यवस्था वाला देश है। विश्व की जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें सेकंड नंबर जो अर्थव्यवस्था है वो चाइना की होती है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया भी सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो इस तरह से ये विभिन्न देशों के लिए जो मार्केट भी है, क्योंकि विकसित देश चाहे तो अपना माल यहाँ पे खपा सकते हैं। इस तरह से ये भी अपनी
विदेशी व्यापार WTO के द्वारा WTO के द्वारा अपनी शक्ति को प्रभावित करता है, अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी इसने उन्नत किया है और विश्व राजनीति में इसकी अर्थव्यवस्था काबिल तारीफ है। आज ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में काउंट होता है। क्यों? पहले तो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर ये आता है। बात करें तो 2010 से इसकी रफ्तार है वो काफ़ी बढ़ रही है। आज ये 11.1% की दर से कहते हैं ना उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इस वजह से इसकी बढ़ती रफ्तार ने काफ़ी देशों को पीछे छोड़ दिया। 2010 में तो इसने जापान को पीछे छोड़ दिया, उससे पहले उसने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया था। तो इसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे इतनी मजबूत आ रही है कि ये अब अमेरिका को टक्कर देने जितनी इसकी क्षमता बन गई है और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन का काफ़ी महत्व बढ़ रहा है। इसकी शक्तिशाली परिचय इसको दिया जाता है। अब चीन की इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अबुबुदे का जो हमने ये पॉइंट देखा है कि क्या महत्व है चीन का इस राजनीति में, एक बड़े शक्तिशाली देश बन जाता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि चीन की विदेश नीति जो है उसकी विशेषता तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, लेकिन अभी हम देखेंगे चीन की विदेश नीति का उद्देश्य क्या है वो आप देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप मुझे कभी भी किसी भी टाइम अपने डाउट शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक अगर आप कंटिन्यू जुड़े हैं इस चैनल से तो आपको पता होगा आपके लिए ये समर्पित चैनल है। तो साम्यवादी चीन की विदेश नीति का उद्देश्य देखते हैं। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य ही चीन की विदेश नीति को बनाते हैं, यानी आपके उद्देश्य ही आपको काम करने के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। तो ये डिपेंड करता है उद्देश्य पे। तो चीन की विदेश नीति का जो उद्देश्य है उसको हम बारी बारी से लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट है जो आपको क्लियर करना और पॉलिटिकल में पॉइंट जरूरी है। पहला है चीन की स्वतंत्रता अखंडता की रक्षा करना। पहला है इसका उद्देश्य चीन की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। चीन की विदेश नीति है ना, उसका सबसे पहला टारगेट यही है कि वह अपनी एकता को बनाए रखे, मजबूती और देश को अखंड, पूरा चीन एक हो, एक देश की तरह हो, बिखरे नहीं, राज्य अलग नहीं हो। इस तरह से चीन अपनी विदेश नीति में सबसे पहले रखता है कि अपनी एकता को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और इसके लिए वह क्या करना चाहता है, अपने नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा भी चाहता है। इसलिए वह चाहता है एकता अखंडता बनी रहे, इसकी रक्षा हो और स्वतंत्रता भी बनी रहे, क्योंकि लोगों में अगर आज़ादी होगी तभी लोग उस देश के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। दूसरी, चीन जो साम्यवादी चीन है उसकी विदेश नीति का दूसरा जो उद्देश्य है वह चीन को एक महाशक्ति यानी तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित होना। विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में पुनः स्थापित होना। चीन हमेशा ये चाहता है कि मैं शक्तिशाली देश बनूं, क्योंकि इसके जितने भी ये काम होते हैं विदेश नीति के तहत, इसे यही लगता है कि चीन है वह विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में बनना चाहता है। क्योंकि पहले जब हम बात करें तो दो महाशक्तियाँ थी, एक तो थी अमेरिका, फिर दूसरा था सोवियत संघ, रूस। तो इस तरह से यह हमेशा ये चाहता है कि मैं एक तीसरी शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में उभर के रहूं और इस तरह से यह अपनी विदेश नीति में चाहता भी है। और तीसरा, एशिया में ये सबसे शक्तिशाली देश के रूप में चाहता है। ये चाहता है कि एशिया में मैं ही शक्तिशाली हूँ, मेरे टक्कर वाला कोई नहीं हो, मेरी ताकत, मेरी हुकूमत और मेरी ही इच्छा इस एशिया पे चले। तो इसकी ये बादशाहत वो एशिया पे रखना चाहता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना।
ये तो आपको पता ही होगा। भारत और इनके विभिन्न आसपास जो भारत है जो इस चीन से टक्कर ले रहा है, तो वो भारत को किसी न किसी तरह से अपने नियंत्रण में या एक तरह से घेर के रखना चाहता है, क्योंकि ये चाहता है अपनी इतनी विदेश नीति आपने देखा ही होगा, इसकी यही तो विशेष नीति है कि वह एशिया में अपनी शक्ति, अपने पावर, अपनी हुकूमत, अपने ही नियम कायदे थोपना चाहता है, अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। इसलिए वह अपनी विदेश नीति में भी इसको प्रूव करने के लिए समय समय पर ये अपने किसी न किसी पर हवा दावा बोलना या किसी न किसी तरह किसी देश को पंगु बनाना और इस तरह से वहाँ पे सैनिक अड्डे स्थापित करना। जैसे इसने श्रीलंका को किस तरह से कमज़ोर कर दिया, श्रीलंका में सैनिक अड्डे जमा दिए जिससे वह भारत पर नियंत्रण रख सके। इस तरह से एशिया में ये शक्तिशाली भूमिका निभाना चाहता है। इसके अलावा वह एक शक्तिशाली देश बनकर अमेरिका की शक्ति को चुनौती देना चाहता है। वह चाहता है कि मैं इतना शक्तिशाली देश बनूं कि अमेरिका जैसी ताकत को भी मैं अपनी बात मनवा दूं। इसलिए एशिया और अफ्रीका में साम्यवादी जगत का नेतृत्व तो ये कर ही रहा है। साम्यवादी शक्तियां विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध साम्यवादी देशों का सहयोग करते हुए, और ये कहता है कि अमेरिका मेरी विचारधारा को रोके नहीं, मैं मेरे सभी साम्यवादी देशों को एकजुट करूं और इस पर अमेरिका को भी मैं नकार सकता हूँ, अमेरिका को भी मैं चैलेंज दे सकता हूँ। फिर है प्रवासी चीनियों के हितों, अधिकारों और संपत्ति की रक्षा। जो चीन से बाहर कोई कमा रहे हैं या चीन के बाहर हैं, तो जहाँ पे भी वो रह रहे हैं उन्हें उनका हक मिले, उन्हें अधिकार मिले, उनकी संपत्ति की रक्षा हो। इसके लिए वह विदेश नीति में नए नए नियम बनाता है और अपने ही लोगों के लिए वह उनके हित, उनके परिवार, उनकी संपत्ति के लिए समय समय पर चीन है वो नए नए नियम बनाता है। अपनी इस विदेश नीति में वह अपने चीनी नागरिकों के लिए यथासंभव प्रयास करता है। इसके अलावा चीनी सीमाओं का विस्तार करना, ये तो आपको पता ही होगा, चीन ने जिस तरह से भारत पे आक्रमण किया है। चीन हमेशा साम्यवादी देश है और इसकी मंशा है साम्राज्यवादी। वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य को और बढ़ाना चाहता है, अपनी सीमा को बढ़ावा देना चाहता है। तो ये इसका रीज़न तो आपने देख ही लिया होगा, जब 1962 में भारत के साथ अचानक युद्ध किया, तो साम्यवादी चीन ने अपनी शक्ति और अपनी सीमा में बढ़ोतरी करना चाहता है, अपनी सीमा को विस्तार करना चाहता है और अपनी विदेश नीति में इसने शामिल किया है। इस तरह से इसकी विदेश नीति बनी है कि अपनी सीमाओं का विस्तार कर सके और सोवियत संघ या रूस के प्रभाव को कम करना, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव जो नेतृत्व रूस के द्वारा भी किया जा रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में चाइना भी साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व है, तो वह रूस की बात को काटना चाहता है। ये कहता साम्यवादी का गढ़ मैं ही और मेरी बातों को माना जाए। और लास्ट जो इसकी विदेश नीति का उद्देश्य है वो है चीन राष्ट्र की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना चाहता है। वह हमेशा अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करना चाहता है। और हर कोई देश अगर अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो इसका मतलब उसकी मंशा ये है कि विश्व राजनीति में अपनी धाक जमा सके। तो इसकी विदेश नीति के ये मुख्य उद्देश्य हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आप भी लिखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में है तो आपको लिखना होगा। अब आज की वीडियो में हमने यही देखा है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि साम्यवादी चीन की विदेश नीति की विशेषता क्या है और क्या उसका महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आ सकता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।